अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी एज ए वुमन आपने कोई हार्डशिप फेस की है जो सिर्फ वुमन होने के नाते अगर आप पुरुष होते तो वो हार्डशिप फेस नहीं करते? भारत की जो विदेश नीति है पिछले 10 सालों में जो है इसमें कई ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। मुझे सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं वो बता दीजिए। पहले हम ऐसा करते थे, अब हम यहाँ तक पहुँच गए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं में एजुकेशन बढ़ रही है जी, वो बाहर जा रही है, तो उसके बाद से हमारा जो फैमिली सिस्टम है जी, तो वो पूरी तरीके से मतलब काफी आज अगर हम कहें तो नष्ट होने के कगार पर है। राज्य सरकार का जो कुल रेवेन्यू है उसमें राजस्व विभाग का कौन से नंबर पे योगदान आता होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से नंबर पे? नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। अपना बिना नाम बताए अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मैं चूरू जिले की सदाशर तहसील की निवासी हूँ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुर्रा से उत्तीर्ण की है। इसके पश्चात सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन श्रीमती कमला देवी गौरीदत्त मित्तल गर्ल्स कॉलेज से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से पॉलिटिकल साइंस में किया है। इसके बाद सर मैंने शिक्षा विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया है। तत्पश्चात सर मैंने महिला अधिकारिता विभाग में ब्लॉक सुपरवाइजर के पद पर कार्य किया है। वर्तमान में सर मैं राजस्थान तहसीलदार सेवा में पदस्थापित हूँ और अभी नायब तहसीलदार के पद पर चूरू जिले की राजलदेसर तहसील में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आप सरदार शहर से हैं? जी। सरदार शहर में हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। जी सर। प्रमुख रूप से क्या बनाया जाता है यहाँ पर? सर, प्रमुख रूप से यहाँ जो फर्नीचर्स के जो आर्टिकल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं सर। तो कोई खास बात यहाँ के कारीगर, यहाँ के फर्नीचर की जो बाकी दूसरी जगहों के फर्नीचर से इसको अलग करता है? सर, यहाँ के जो कारीगर हैं उन्हें जैसे कि ये जो फर्नीचर है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, टिकाऊ होता है। इसके अलावा जो डिजाइन्स होती हैं वो भी सर यूनिक होती हैं और यहाँ का जो आइटम होते हैं वो एक्सपोर्ट भी होते हैं सर विदेशों में। आपके चूरू से एक जैन धर्म में महान संत हुए। जी सर। क्या नाम उनका? सर, चूरू से सर आचार्य महाश्रमण जी जो हैं वो सदाशय में उनकी दीक्षा स्थली रही है। इसके अलावा सर आचार्य कालूराम जी भी रहे हैं और एक मग्गाराम जी भी रहे हैं। सर 3 जो संत रहे हैं सर चूरू से। आचार्य महाप्रज्ञ कौन थे? सर आचार्य महाप्रज्ञ जी सर ये जो जैनों के जो आचार्य थे वही थे सर। इनके बारे में बाकी विस्तार से मुझे पता नहीं सर। बहुत ज्यादा जानकारी। हाँ, बहुत बढ़िया। आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं जी। तो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी होती है इसके बारे में जानकारी दी जाती है? इंडिया का कोई पॉलिटिकल साइंस का पुराना कोई आपको ऐसे किताब, बुक, राइटिंग कुछ याद आती है? जी सर, जैसे कि इंडिया में जो कौटिल्य हुए हैं उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है तो उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है कि राज व्यवस्था कैसे होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे। एक राज्य के कितने अंग बताए उन्होंने? एक राज्य के सर 7 अंग बताए उन्होंने, जो जनपद, कोश, दुर्ग, दंड, सब मैं 7 रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। कितने टाइप के अधिकारियों का जिक्र किया है उन्होंने? सॉरी सर, आपको याद नहीं है? एक हम पॉलिटिकल साइंस में थिंकर पढ़ते हैं थॉमस पेन को। जी सर। नाम सुना? हाँ जी सर, नाम सुना है। इनकी बुक बता सकते हैं कुछ इन्होंने लिखा हो, एक आध थियरी बुक फेमस? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। महिलाओं को हम सोसाइटी में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मानते हैं, मतलब हमारे समाज के कमजोर एक वर्ग के रूप में मानते हैं। जी। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसीलिए महिलाओं के लिए जो है वो विशेष प्रावधान हमने संविधान में भी किए हैं और जो सरकार है वो भी समय समय पे बजट में या योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान कर रही है सर। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी एज ए वुमन आपने कोई हार्डशिप फेस की है जो सिर्फ वुमन होने के नाते अगर आप पुरुष होते तो वो हार्डशिप फेस नहीं करते? सर, ऐसे वर्क प्लेस पे तो मैंने नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज ए वुमन जो होता है वो आपको दोनों मोर्चों को संभालना होता है। जैसे आपके सामाजिक जीवन में भी दायित्व जो होते हैं वो पुरुष के मुकाबले कहीं ज्यादा होते हैं, तो सर दोनों में सामंजस्य रखना एक चुनौती है, लेकिन वो भी महिलाएं जो है वो बहुत अच्छे से कर रही है सर। तो इसका मतलब वो तो मजबूत है, विकर तो कैसे हुई फिर? तो उनके सामने तो पुरुष हुए।
सर बिल्कुल महिला जो है वो मैं मानती हूँ कि कमजोर नहीं है, लेकिन कुछ एक परिस्थितियां ऐसी बनी, हम उन्हें अवसर बराबर के नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह रही है। सर आपने खूब सारा अध्ययन किया है, मुझे अपने अनुमान के आधार पर बताया, आपने जो पढ़ा उसके आधार पर, कि महिलाओं की स्थिति शुरुआत में हम देखते हैं भारतीय समाज में, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में, कि बराबरी का दर्जा है, वेदों में भी जिक्र मिलता है, कुछ विदुषी महिलाएं भी हैं, सब चीजों में पार्टिसिपेट कर रही। वो कौन से मोमेंट्स थे, वो कौन सी घटनाएं आप मानते हैं जिससे कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई? जी सर, सर जो विदेशी आक्रमण जो हुए हमारे यहाँ पे, सर वो मैं मानती हूँ कि एक बड़ा रीजन था जिससे महिलाओं की जो स्थिति है वो कमजोर हुई। जैसे महिलाओं से संबंधित कुप्रथाएं, जैसे पर्दा प्रथा है, उसी को हम उसी का परिणति के रूप में देख सकते हैं। अगर आप गुप्त काल को थोड़ा याद कर पाए तो उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, वो बताएं। सर पर्टिकुलर गुप्त काल के बारे में सर मुझे नॉलेज नहीं है सर, माफी चाहूंगी सर। अच्छा, आपको उस समय के बारे में याद नहीं है अभी। अच्छा, राजस्थान में महिलाओं और पुरुषों के जो लिंगानुपात है वो कितना है? सर ये 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सब 928 है सर। 928 है। अभी अपने राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों की SDG रैंकिंग की गई है। जी सर। क्या चीज है ये? सर SDGs गोल जो है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 17 गोल और 169 जो टारगेट्स हैं वो सेट किए गए हैं, और ये हमें 2030 तक अचीव करने हैं। और जिसमें सर 17 गोल्स में जैसे कि भूखमरी का अंत करना है, गरीबी का अंत करना है, शिक्षा के क्षेत्र में हमें अच्छा करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या लैंगिक समानता में हमें कार्य करना है, जलवायु संरक्षण में हमें कार्य करना है, तो इस प्रकार के कार्य करने हैं। और इन्हीं के आधार पर ये रैंकिंग जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। सर आपके डिस्ट्रिक्ट की कौन सी रैंकिंग रही है इनमें? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है मुझे, मैं जानकारी करूंगी। अभी सर से आप कौटिल्य के बारे में बात कर रहे थे। कौटिल्य का एक मंडल सिद्धांत है। जी सर। क्या है सर? मंडल सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि जो आपके पड़ोसी राष्ट्र होंगे उनके साथ आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे। जैसे मंडल सिद्धांत में ये बताया गया कि जो आपके पास का राष्ट्र होगा वो आपका अरी राष्ट्र होगा, जो कि आपका दुश्मन होगा, जिसके पास में और अरी के पास में जो होगा वो आपका अरी मित्र होगा। और उसके बाद सर जो अरी है वो आपका मित्र होगा सर अरी के बाद में, और मित्र के बाद में जो होगा वो अरी मित्र होगा सर। वैसे ही मध्यम राज्य के बारे में या उदासीन राज्य के बारे में भी उन्होंने बताया सर इसमें। अभी वर्तमान में ये कितना प्रासंगिक है? सर वर्तमान में जैसे हम पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो हम लगता है कि ये बिल्कुल प्रासंगिक है, और बहुत सारे जो विवाद अभी चल रहे हैं वो भी सीमा विवाद भी चल रहे हैं, तो बहुत हद तक ये प्रासंगिक है सर। ये पिछले हम कुछ वर्षों में देख रहे हैं भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध काफी ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। बांग्लादेश जिसके साथ हमारे काफी लंबे समय तक अच्छे संबंध थे, उसके साथ भी अब तनावपूर्ण संबंध है। बांग्लादेश के आप एक रेफरेंस लेते हुए बताएं कि ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश के अंदर, इतने संबंध क्यों खराब हुए? सर बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे जब वहां पे शेख हसीना की सरकार थी। और जो संबंधों में जो खटास है उसका मुख्य रीजन जो वहां पे सत्ता परिवर्तन होना है सर। और सत्ता परिवर्तन होने के बाद क्योंकि वहां पे सैन्य शासन स्थापित हुआ, जो प्रमुख उनके बने यूनुस खान, उन्होंने भी इस प्रकार के जो विवादित बयान भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेके दिए, इस वजह से सर हमारे जो संबंध है उनमें कुछ कमी देखने को मिली है सर हमें। ठीक है, भारत की जो विदेश नीति है जी सर, पिछले 10 सालों में जो है इसमें कई ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। मुझे सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं वो बता दीजिए। पहले हम ऐसा करते थे, अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। सर पहले मुझे लगता है कि हमारी जो नीति थी वो आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण थी। अब हम देखें तो हम यथार्थवादी की और हमारा झुकाव ज्यादा है सर। और दूसरा सर, पहले हम डिफेंसिव मोड में रहते थे, अब हम ऑफेंसिव मोड में रहते हैं सर। और क्योंकि सर विदेश नीति भी बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है, जैसे वहां की अर्थव्यवस्था कैसे, भारत ने बहुत सारे क्षेत्रों में उन्नति भी की है, तो ये भी एक रीजन है। इसके अलावा सर भारत जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है उसका बहुत अच्छे से अब यूज कर रहा है सर। तो ये सब चेंजेस जो है वो मैं पिछले 10 सालों में देखती हूँ सर। ठीक है, गांधी जी का एक न्यासधारिता का सिद्धांत है जी, ये प्रैक्टिकल है क्या? सर उसमें न्यासधारिता के सिद्धांत में जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है जी सर, तो जी सर कहीं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है सर, पूरी तरीके से नहीं। जैसे हम वर्तमान समय में हम देखिए इसकी प्रासंगिकता तो हम CSR के रूप में देख सकते हैं। गांधी जी के कौन कौन से सिद्धांत जो है वो व्यवहारिक है, आदर्श नहीं व्यवहारिक है? जी सर, जैसे सर सत्य का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, अहिंसा का सिद्धांत दिया है, और सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य है,
और अस्ते का है या ट्रस्टीशिप का है। तो सर मुझे लगता है कि सारे सिद्धांत जो है वो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है। तो हमने जो ये प्रीएम्बल के अंदर सेक्युलरिज्म वगैरह जो वर्ड जोड़े हैं, इनसे क्या लाभ हुआ, मतलब प्रीएम्बल में जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सर जो प्रीएम्बल जो होता है वो संविधान का एक प्रकार से दर्शन होता है, वो संविधान की पूरी जानकारी हमें बस एक सार मिल जाता है उससे। तो भारत की जो एक छवि है उसको हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में दिखाना चाहते थे, इसीलिए हमने इसको इसमें जोड़ा है सर। ठीक है। अभी सर से आप महिलाओं की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान सरकार की बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को समर्पित है, तो मुझे विभिन्न क्षेत्रों में दो योजनाएं आपकी जो फेवरेट है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आर्थिक रूप से संबल, सुरक्षा, तो दो सरकार के प्रोग्राम से मुझे बताएं। जी सर, जैसे आर्थिक रूप में देखें तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना सर बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा सर सुरक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो सर जो सक्षम अभियान स्कूलों में चलाया जा रहा है आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए। इसके अलावा सर मुख्य जो MSS के जो चल रहे हैं, जो सुरक्षा केंद्र जो चल रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के निर्भया स्क्वाड की जो योजना सरकार लेके आई, सुरक्षा के क्षेत्र में उसको मान सकते हैं सर। और शिक्षा के क्षेत्र में सर जो शिक्षा सेतु योजना है वो अहम भूमिका निभा रही है सर। और जी सर, एक इंटरनेशनल इंडेक्सेस में भारत की स्थिति इतनी खराब क्यों है? हैप्पीनेस इंडेक्स लो तो उसमें भी हम नीचे हैं, डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे हैं, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में हम नीचे हैं, तो सभी इंडेक्सेस में भारत की स्थिति इतनी बुरी क्यों है? सर क्योंकि सब पहली बात तो ये है कि हमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है कहीं ना कहीं तो। लेकिन ये जो सारे इंडेक्सेस आते हैं उनको इतना विश्वसनीय भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये कई बार प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो उनका सैंपल किस साइज का है उस आधार पे भी ये सर डिपेंड करते हैं। और सर ये भी हम मानते हैं कि हमें सुधार की भी जरूरत है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स क्या होता है? सर जो लैंगिक जो समानता है उसका सर मापन इसमें किया जाता है कि किसी देश में कितनी लैंगिक समानता है। किस आधार पर इसमें होता है? सर इसमें जैसे सामाजिक आधार पे देखा जाता है, राजनीतिक आधार पे देखा जाता है, आर्थिक आधार पे देखा जाता है और शैक्षिक आधार पे देखा जाता है। उसमें एक डायमेंशन होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, महिलाओं की संसद में जो है कितनी भागीदारी है जी। तो उसके आधार पर बताओ देखें हमारी स्थिति कैसी है। इंडेक्स को छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से बताइए कि वाकई सम्मानजनक है या नहीं। सर जैसे कि लोकसभा में हम देखें तो अभी जो 18वीं लोकसभा है उसमें 74 सांसद महिलाएं हैं, जो कि लगभग 13% है। इसके अलावा ओवरऑल हम विधानसभाओं में देखें तो 9% महिलाएं जो हैं वो विधायक हैं। तो सर विश्व स्तर पे भी हम कंपेयर करें तो हम काफी पीछे हैं और इसमें हमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है सर। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला विधायक? सर अभी वर्तमान में 21 महिला विधायक है सर। थैंक यू। अभी मिस वर्ल्ड कंपटीशन हो रहा है जी ना भारत में, आपको नहीं लगता है कि ये जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स हैं स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए होते हैं और तो ये महिलाओं का और ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं? मैम जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन मैंने जहां तक सुना है पुरुषों के लिए भी आयोजित किए जाते हैं, हालांकि इतनी ज्यादा मात्रा में वो नहीं होते जितने महिलाओं के लिए होते हैं। और इसके अलावा मैम महिला के लिए जो ब्यूटी कंपटीशन आयोजित किया जाता है उसमें केवल उनका ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता, उनकी केवल उनकी जो शारीरिक सुंदरता है उसको ही नहीं देखा जाता, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, स्पोर्ट्स में वो कैसा कर रहे हैं, वो किन प्रश्नों का कैसे जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल डेवलपमेंट उसमें देखा जाता है मैम। प्रकृति ने अगर आप देखेंगे ना बर्ड्स वगैरह को देखेंगे तो पुरुष को ज्यादा सुंदर बनाया है। मैम मैं सुन नहीं पाई। नेचर की अगर आप बात करेंगे प्रकृति में आप देखेंगे तो प्रकृति ने पुरुष को ज्यादा, अगर हम सुंदरता के, क्योंकि मानक सबके अलग अलग होते हैं जी। अब जैसे पिकॉक को देखेंगे, पिकॉक एंड पीहन, तो पिकॉक ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। सेम विद पीजन में देखेंगे तो जो मेल है वो ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, लेकिन ह्यूमन में हमें अलग दिखाई देता है। तो इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आते हैं? मैम इसके बारे में मैंने नहीं सोचा है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो अपने आप में सुंदर है और सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है मैम। महिला को एजुकेशन आपने आपने खुद ने कहाँ पढ़ाई की थी? गर्ल्स स्कूल में? मैम मैंने स्कूलिंग जो है वो को एजुकेशन हुई थी, कॉलेज गर्ल्स कॉलेज थी मैम। तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? मैम मुझे लगता है कि जो को एजुकेशन है
वो गर्ल्स एजुकेशन से काफी बेटर है, जहाँ पे जो है वो जो लड़के और लड़कियां जो है वो आपस में सहज भाव से संवाद कर पाते हैं और उन्हें जो है बहुत सारे आइडियाज शेयर करने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि समाज में जो अतिचारी घटनाएं हो रही हैं उनको भी कम करने में जो को एजुकेशन है वो भूमिका निभा सकती है। लेकिन हम आपकी बात एकदम सही है जी, आप करेक्ट है। हाँ। उसके बावजूद भी फिर सरकार ये गर्ल्स स्कूल क्यों बना रही है, बॉयज स्कूल क्यों बना रही है? हमें को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही बनाने चाहिए, उन्हीं को एस्टैब्लिश करना चाहिए। जी मैम, क्योंकि हमारी जो अभी साक्षरता प्रतिशत है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, जो सोसाइटी है उसका माइंडसेट इतना प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो जो लोग हैं वो बच्चियों को सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे स्कूलों में भेजने से कतराते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम पहले एक स्तर तक आ जाएं जहां पे हम मतलब महिलाओं को जो है वो साक्षरता हम जरूरी मान रहे हैं, पहले शिक्षा जरूरी मान रहे हैं। उसके बाद जब हमारा जो माइंडसेट होगा वो चेंज हो जाएगा या प्रोग्रेसिव लेवल पे हम आ जाएंगे, तब हम को एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं में एजुकेशन बढ़ रही है जी, वो बाहर जा रही है, तो उसके बाद से हमारा जो फैमिली सिस्टम है जी वो पूरी तरीके से मतलब काफी आज अगर हम कहें तो नष्ट होने के कगार पर है। केस ऑफ डिवोर्स बढ़ गए हैं, जो बच्चों का सही से पालन पोषण नहीं हो रहा है। वृद्ध जो लोग हैं घर में, ओल्ड एज पर्सन से, वो भी अलग तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो उसके बाद भी हमें क्यों प्रमोट करना चाहिए? मतलब महिलाओं को पढ़ाने से हमें नुकसान ज्यादा हो रहे हैं अगर आप सामाजिक तौर पर देखें। मैम मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को पढ़ाने से हमें नुकसान हो रहा है। अगर एक महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो अगली पीढ़ी को और ज्यादा अच्छे से शिक्षित कर पाएगी। मुझे लगता है कि पढ़ी लिखी महिला तो परिवार की जो वैल्यू है उसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाती है। मैम अगर हम ऐसे बात करें कि समाज का जो समाज में जो डिग्रेडेशन हो रहा है या संयुक्त परिवार प्रथा है, वो सब मैम हमारे जो ओवरऑल वैल्यू सिस्टम है उसकी वजह से भी प्रभावित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसके अलावा मैम जो रोजगार के संबंध में अगर बाहर जाते हैं तो इस वजह से भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा का और जो सोशल लाइफ डिग्रेडेशन का दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है मैम। एज ए वर्किंग वुमेन आपको वर्क प्लेस पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मैम मुझे वुमन के रूप में मैंने आज तक कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं किया है मैम। अगर मान लीजिए कि किसी महिला को वर्क प्लेस पर किसी तरीके की परेशानियां आ रही है तो फिर उसको कैसे हेल्प किया जा सकता है? जी मैम, जैसे महिला को जो समस्याएं आ सकती हैं, हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि उसके साथ जो अपना कार्यस्थल है उस पर किसी प्रकार की यौन उत्पीड़न हो रहा हो या कोई असहज व्यवहार हो रहा हो, तो भी इसके लिए सरकार के द्वारा लॉ बनाए गए हैं, जैसे कि पोश एक्ट बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस। तो उसका सहारा हम ले सकते हैं। जो आंतरिक शिकायत समिति जो होती है वो हर विभाग में गठित की हुई होती है, तो उस पर हम शिकायत कर सकते हैं। उसमें जो महिला है वो शिकायत कर सकती है, तो इस प्रकार से उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अलावा मैम जैसे कि उसकी अगर मान लीजिए कोई पर्सनल समस्या है, तो भी जो इसके सहकार्मिक हैं उनसे बातचीत करके तो क्या समस्या है उसका समाधान मिलकर ढूंढा जा सकता है। फीमेल फिटिसाइड के आपके हिसाब से क्या कारण है कन्या भ्रूण हत्या के पीछे? जी मैम, मैं सबसे बड़ा कारण इसमें जो है वो दहेज प्रथा को मानती हूँ, क्योंकि दहेज प्रथा की वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि जो है वो तो लाइबिलिटी मानते हैं बेटी को, और इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसमें बहुत सारा पैसा हमारा जाएगा। ये मैं एक बड़ा कारण मानती हूँ। एक अशिक्षा। यहाँ पे वही आपसे मेरा पूछना था जी, कि डाउरी जो है आप बता रहे हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि उसके लिए लड़कियां खुद भी उतनी ही दोषी हैं? बिकॉज डाउरी का भी आप सिस्टम देखते हैं कि अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब में है देन दे आर रेडी टू पे सम डाउरी, अदरवाइज तो नहीं देते हैं डाउरी। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मोस्टली जैसे हमारे हर जगह जो है वो डाउरी का प्रचलन तो रहता ही है, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है। गवर्नमेंट केसेस में हम समाज में ऐसा देखते हैं कि ये ज्यादा होता है, हालांकि ये गलत है मैम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो खुद सक्षम है उसे तो लेना ही नहीं चाहिए दहेज। अच्छा, जो सक्षम नहीं है वो ले सकते? नहीं मैम, मतलब बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, दोनों को भी। बट मैं देखती हूँ कि सक्षम लोग ज्यादा ले रहे हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए। और देना चाहिए? देना और लेना दोनों अपराध है। आप राजस्व विभाग के अंडर आते हैं जी। ये राजस्व विभाग का नाम राजस्व क्यों? क्योंकि सर जो भूमि से लगान जो इकट्ठा किया जाता था इससे हमें राजस्व मिलता था, तो इसीलिए सर इसका नाम राजस्व विभाग रखा गया। अभी कितना जो है वो राजस्व सरकार को ये देता है विभाग?
सर अभी क्योंकि जो लगान जो है वो पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इसके अलावा भी सर जैसे लीज पे कोई हमने भूमि दी है या कन्वर्जन से कोई हमें राशि प्राप्त होती है, इसके अलावा सर अतिक्रमण की कार्रवाई जो होती है उसमें इन पे कोई पेनल्टी लगाई जाती है, तो इस प्रकार के जो सर रेवेन्यू जो है वो भी प्राप्त हो रहे हैं सर। तो राज्य सरकार का जो कुल रेवेन्यू है उसमें राजस्व विभाग का कौन से नंबर पे योगदान आता होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन से नंबर पे होगा? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो सर क्योंकि राजस्व विभाग के ही जो कार्मिक हैं उनके पास चार्ज रहता है सब रजिस्ट्रार। तो अलग है ना वो तो। जी सर, वो सर रेवेन्यू का सर मुझे नॉलेज नहीं है सर, माफी चाहूंगी सर। चलिए ठीक है। ये अधिकार अभिलेख क्या होता है? सर अधिकार अभिलेख ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है, ये जिसको हम जमाबंदी कहते हैं। तो इसमें किसी खातेदार की जो खाते में कौन से खसरा है, उसकी किस्म कौन सी है, उसका लगान कितना है, भूमि का प्रकार कौन सा है, ये सब रिकॉर्ड दर्ज होते हैं सर। अच्छा, खेवट क्या होता है? सर खेवट भी इसी को बोलते हैं सर। और खतौनी? खतौनी भी सर इसी को, जमाबंदी को। जमाबंदी को जी। खेवट और खतौनी में कोई अंतर नहीं होता? सर अभी मैं नहीं सोच पा रही हूँ सर। अच्छा, ये जरीब होती है जी, ये इसकी लेंथ कितनी होती है? सर जैसे जरीब जो है वो जो अभी जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे जो चल रही है वो 165 बाई 165 की है सर, 165 फीट। 165 फीट जी। अच्छा। और कितने गट्ठे होते हैं इसमें? सर इसमें 10 गट्ठे होते हैं सर। श्योर है आप? जी सर, जो मैट्रिक वाली जो जरीब होती है सर उसमें 10 गट्ठे होते हैं सर। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी युग में हम जो सीमा ज्ञान कर रहे हैं जी, वो ये चेन के माध्यम से, जरीब के माध्यम से क्यों कर रहे हैं? सर क्योंकि जो मशीनें हैं उनकी इतनी शायद अवेलेबिलिटी नहीं है, और इसके अलावा जो हमारे जो कार्मिक है रेवेन्यू के, उनको भी प्रशिक्षण की और ज्यादा आवश्यकता है। तो जो पहले से हम जरीब का यूज करते आ रहे थे अभी उसी का हो रहा है, हालांकि अभी भी कुछ और मशीनें जो है उनका उपयोग शुरू किया गया है सर। तो कोई मशीन बताइए जो जरीब को रिप्लेस करेगी। सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। का नाम सुना? जी सर। क्या होता है ये? सर ये डीजीपीएस जो मशीन होती है वो सर सर्वे और जो सीमा ज्ञान के लिए ही काम में आती है, लेकिन मोस्टली जो ये सेटलमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा यूज ली जाती है सर। अच्छा, ठीक है। कोई काश्तकार आता है आपके पास में, उसको अपने खेत का विभाजन करवाना है जी, 2 सह खातेदार हैं, क्या क्या तरीके हैं विभाजन करवाने? सर जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 है उसके तहत अगर उनको सहमति विभाजन करवाना है तो वो सीमा ज्ञान के लिए आजकल क्योंकि ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं तो वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और इसके बाद जो तहसीलदार के द्वारा विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा मौके पे जाके, और इसके बाद उन्हें एक निश्चित दिनांक दी जाएगी ताकि वे उपस्थित हों तहसील कार्यालय में, और इसके पश्चात उनकी जो सहमति से उनके जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख के जो है उनका सहमति विभाजन किया जाएगा सर। और दोनों में से कोई काश्तकार अभी सहमत नहीं है तो? सर जो असहमति के जो विभाजन है सर उनमें सर फिर एसडीओ कोर्ट में होंगे सर। ये तो कौन सी धारा के तहत? सर वो 53(2) है सर। ये म्यूटेशंस ऑनलाइन कर दिए गए आजकल। जी सर। क्या लाभ है इसके? सर जैसे म्यूटेशन ऑनलाइन करने का ये लाभ है कि जो पेंडिंग म्यूटेशन थे, पेंडेंसी ऑफ म्यूटेशन थी, वो काफी कम हो गई है सर, क्योंकि ऑनलाइन म्यूटेशन में हम सब रिकॉर्ड उसका पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और हर एक जैसे पटवारी के पास एक निश्चित दिन के लिए रहता है, फिर ऑटो फॉरवर्ड भी हो जाता है, तो पेंडेंसी कम हुई है सर इससे। ये जो धारा 91 है अतिक्रमण को हटाने की, इसके तहत जो है वो तहसीलदार के पास में अतिक्रमी को सजा देने के लिए क्या क्या जो है वो अधिकार होते हैं? जी सर, जब सर सबसे पहले जो 91A है उसमें अगर उनने पहली बार अतिक्रमण किया है तो उसपे सर लगान के जो 50 गुना है वो शास्ति जो उनपे लगाई जा सकती है। फिर अगर उन्होंने दोबारा जो अतिक्रमण, अगर उसी भूमि पे दोबारा अतिक्रमण किया गया, पश्चातवर्ती अतिक्रमण है, तो सर उनके पास जो है वो 3 माह तक के सिविल कारावास करने का अधिकार प्राप्त है सर। अच्छा, अधिकतम 3 माह ही है? सर इसके बाद जो 91(6) है, इसके तहत सर जो सार्वजनिक उपयोग की भूमियां हैं उनमें सर अगर अतिक्रमण हुआ है तो उनको सर 3 साल तक का कारावास करने का अधिकार प्राप्त है। 91(6) के अंतर्गत यदि केस दर्ज किया जाता है तो जांच कौन करता है? जांच सर DYSP लेवल के अधिकारी करते हैं सर। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जी, इसके लाभार्थी कौन कौन?
सर लाभार्थी जैसे कि जो सीमांत किसान है, लघु और सीमांत किसान है, ये मुख्यतः इसमें आते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि उन्होंने वो जो भूमि है वो 2019 के बाद खरीदी नहीं हो, पैतृक संपत्ति हो उनकी। एक पति पत्नी है, किसान है, दोनों लघु एवं सीमांत किसान है जी, तो दोनों को मिलेगी 6,000 रुपए की राशि? मैम सॉरी सर, एक को ही मिलेगी। क्यों? अभी तो आपने कहा कि लघु एवं सीमांत होना चाहिए, 2019 के पहले की जमीन है उनके पास, तो एक ही को क्यों मिलेगी? सर क्योंकि पति पत्नी है तो वो साथ में ही खेती कर रहे होंगे, और इस वजह से जो, क्योंकि ये मोस्टली जो ये इनपुट जो कृषि में यूज होते हैं उनके लिए दी जाती है, तो सर एक को ही दी जाएगी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।